गाना सुना होगा आपने, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। अगर हम कहें कि जावेद अख्तर साहब ने इसकी पहली लाइन एक मैथमेटिशियन से चुराई है तो शायद बात आपको मजाकिया लग रही है तो ठीक है, बात मजाकिया ही है, लेकिन सवाल सीरियस है और इस सवाल का जवाब देने का श्रेय जाता है एक मैथमेटिशियन को। लॉर्ड रेली नाम से एक ब्रिटिश गणितज्ञ ने बताया था कि प्रकाश वायुमंडल में मौजूद अणुओं से टूटकर बिखरता है। चूंकि नीले रंग की रोशनी की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए नीली रोशनी का बिखराव सबसे अधिक होता है। रेली साहब ने कमाल का जवाब दिया था, शाबाशी भी मिली, लेकिन एक जगह फिर अति आत्मविश्वास में वो गलती कर बैठे। किसी ने पूछ दिया कि रेली साहब ये समंदर का रंग नीला क्यों होता है, और तब रेली ने कहा कि आसमान की छाया पड़ती है पानी में, इसलिए नीला होता है। एक भारतीय वैज्ञानिक को यह बात जमी नहीं। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और ऐसा लगाया कि 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में एशिया का पहला नोबेल लेकर आ गए। जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, हम बात कर रहे हैं रमन इफेक्ट की खोज करने वाले डॉक्टर सीवी रमन की। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम तारीख। आज 14 जून है और आज के ही दिन साल 1958 में सीवी रमन को लेनिन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आज की तारीख का संबंध एक और वैज्ञानिक से है, डॉक्टर के.एस. कृष्णन। आज ही के दिन यानी 14 जून 1961 को डॉक्टर कृष्णन का निधन हुआ था। नेशनल फिजिक्स लैब दिल्ली के पहले डायरेक्टर होते थे। इत्तेफाक की बात यह है कि ये दोनों वैज्ञानिक सहयोगी भी थे। दोनों ने मिलकर रमन इफेक्ट की खोज की थी। फिर नोबेल सिर्फ सीवी रमन को क्यों मिला, इसी से जुड़ी है हमारी आज की कहानी। साथ ही समझेंगे कि ये रमन इफेक्ट आखिर है क्या और ऐसा क्या था इसमें कि नोबेल दे दिया गया। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए हर घर कुकू एफएम नाम से एक खास ऑफर। 11 से 19 जून के बीच अगर आप कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है घर 50 कोड GHAR50। इस ऐप पर आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ तो मिली जाएंगी, अपने परिवार के लिए सभी प्रकार की किताबें भी मिलेंगी। उपन्यास है, इसमें पौराणिक कहानियाँ हैं, फाइनेंस बुक्स हैं, हेल्थ बुक्स हैं, 4000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स हैं, बोलती किताबें। याद रखिए, घर 50 कोड सिर्फ 19 जून तक वैलिड है। बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। बात विज्ञान की है, लेकिन शुरुआत के लिए थोड़ा माइथोलॉजी पर चलते हैं। बाइबल की माने तो दुनिया बनाने में ईश्वर को 7 दिन लगे। पहले दिन उसने कहा रोशनी हो, फिर रोशनी हो गई, फिर जानवर बने, सब कुछ बनते बनते 7वें दिन बना इंसान। लेकिन इंसान इस कदर नामाकूल औलाद निकला कि उसने ईश्वर के अस्तित्व पे ही सवाल खड़े कर दिए। शुरुआत रोशनी से हुई थी, सो पहले उसी का तिया पाचा किया गया। आदमी ने रिफ्लेक्शन का पता लगाया, जिसकी वजह से आदमी खुद को शीशे में देख पाता है। फिर पता चला रिफ्रैक्शन नाम की एक चिड़िया होती है और इसी वजह से पानी में पेंसिल डालो तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। 1678 में एक डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हिंगिस ने कहा कि इसका कारण यह है कि प्रकाश एक वेव यानी कि लहर है, इसलिए चीज़ों से टकराकर बिखरता है। धरती पर यह सब चल ही रहा था कि ऊपर ईश्वर परेशान हुआ कि यह तो मेरी खटिया खड़ी की जा रही है। फिर ईश्वर ने एक षड्यंत्र रचा। 1905 में बाबा आइंस्टीन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो भागे भागे आए और बोले कि लाइट वेव तो है ही, साथ में पार्टिकल यानी कण भी है। फिर लाइट के ड्यूल नेचर की खोज हुई, समझा गया उसे। लाइट की स्पीड का पता चला, रिलेटिविटी की खोज हुई। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि पानी का रंग गिलास में तो रंगीन होता है, लेकिन समंदर में नीला कैसे होता है। रेली इसे आसमान की परछाई बता रहे थे, लेकिन एक शख्स था जो इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। सीवी रमन भारत में ध्वनि के विकिरण पर काम कर रहे थे। 1921 में उन्होंने लंदन का दौरा भी किया। वहाँ से वो SS नरकुंडा नाम के जहाज से लौट रहे थे। इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि रमन भी ऑप्टिक्स के फील्ड में कूद गए। 15 दिन की यात्रा के दौरान पहली बार उनके मन में सवाल उपजा कि समंदर का रंग नीला कैसे होता है। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज कर डाली। इसीलिए समझते हैं कि रमन इफेक्ट होता क्या है। ये जानने से पहले कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानिए जो इस खोज ने पैदा की थी। साल 1930 में जैसे ही रमन के नाम नोबेल की घोषणा हुई, साइंटिफिक कम्युनिटी में हल्के स्वरों में एक सवाल उठा कि नोबेल अकेले रमन को कैसे मिला।
दरअसल रमन इफेक्ट को सबसे पहली बार जिसने ऑब्जर्व किया था वो रमन नहीं थे, बल्कि उनके स्टूडेंट और एसोसिएट डॉक्टर के.एस. कृष्णन थे। चूंकि नोबेल पुरस्कार में उनका नाम सम्मिलित नहीं था, इसलिए कई लोगों ने कहना शुरू किया कि रमन ने अपने छात्र को श्रेय नहीं दिया। इस कंट्रोवर्सी पर पर्दा पड़ने में 22 साल और लगे थे। तब 1932 में रमन को IISc बैंगलोर का डायरेक्टर बनाया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इससे पहले रमन कलकत्ता में काम कर रहे थे। IISc में रमन को विशेष रूप से फिजिक्स डिपार्टमेंट सेटअप करने के लिए भेजा गया था। ये वो दौर था जब जर्मनी में नाज़ीवाद का दिन पर दिन फैलाव हो रहा था। यहूदी वैज्ञानिक जर्मनी से भागने की फिराक में थे। आइंस्टीन ने भी इसी दौर में अमेरिका में शरण ली। सीवी रमन एक ऐसे वैज्ञानिक मैक्स बोर्न को भारत लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें फिजिक्स का चेयर बनाया जा सके। ये बात अब राष्ट्रवादियों को अच्छी नहीं लगी। मैक्स बोर्न मार्के के वैज्ञानिक थे। जर्मनी से भागे कई वैज्ञानिकों ने अमेरिका जैसे देशों को आसमान पर पहुंचाया, लेकिन भारतीय राष्ट्रवादियों को यह मंजूर नहीं था कि एक विदेशी को उनके ऊपर वरीयता मिल जाती। बात इतनी बढ़ी तब कि रमन की कार्यशैली पर और सवाल उठने लगे। 1936 में उन पर इंक्वायरी बैठ गई और 1937 में उन्हें IISc के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1940 में उन्होंने बैंगलोर में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इससे भी खारिज कर दिया गया। कमाल की बात है कि इस प्रस्ताव को खारिज करने वाली रिपोर्ट के को-ऑथर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। जी, वैज्ञानिक भी इंसान ही होते हैं, ऐसा करते हैं। आज़ादी मिलने के कुछ साल पहले रमन प्रोफेसर के पद से रिटायर हो गए। आज़ाद भारत की पहली सरकार ने उन्हें नेशनल प्रोफेसर की उपाधि भी दी, यानी ताउम्र उन्हें प्रोफेसर की तनख्वाह मिलती रही। लेकिन रमन इतने से खुश नहीं थे। बात तनख्वाह की थी भी नहीं। वैसे नेहरू अप्लाइड फिजिक्स की बात किया करते थे। उनका कहना था कि वैज्ञानिकों को अपने हाथी दांत की मीनारों से उतरकर आम लोगों की परेशानी से राब्ता करना चाहिए, जबकि रमन मानते थे कि फंडामेंटल फिजिक्स असली चीज है। उस दौर में सरकार ने अप्लाइड साइंसेज में काम करने के लिए CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत कई सारी लैब्स को फंड दिया, जबकि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को काफ़ी कम फंड मिलता था। रमन इससे बहुत खफा थे। CSIR में प्रैक्टिकल अप्लाइड साइंसेस पर काम होता था, जबकि यूनिवर्सिटी फंडामेंटल शोध के लिए उपयुक्त मानी जाती थी। थेरी वहाँ पे काम होता है। CSIR के पहले डायरेक्टर थे शांति स्वरूप भटनागर। 1950 के दशक में खुल रही CSIR लैब्स को रमन ने नेहरू भटनागर इफेक्ट का नाम दे दिया और भविष्यवाणी कर दी कि इन लैब्स से सिर्फ पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी को दफनाने के लिए ताजमहल बनाया था, भटनागर ने CSIR लैब्स बनाकर उनमें साइंटिफिक उपकरणों को दफना दिया था। अब इत्तेफाक कहिए या जो 1937 में रमन के ऊपर जो इंक्वायरी बैठी थी, उस कमेटी के एक सदस्य भटनागर भी होते थे। सीवी रमन प्रधानमंत्री से भी कम नाराज नहीं थे। एक और किस्सा सुन लीजिए। एक बार नेहरू रमन की लैब में विजिट करने पहुंचे। वहां तांबे पर UV लाइट डालकर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। नेहरू को चमकता हुआ तांबा सोने जैसा दिखा और उन्होंने सबके सामने ये कह भी दिया। तब रमन ने मानो तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कौन किसको बोल रहा है उससे आपको समझ में आएगा। इन दशकों के दौरान नोबेल पुरस्कार वाली बात को रमन के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, कभी दबी छुपी जबान में तो कभी रमन के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। असलियत क्या थी, इसका खुलासा खुद के.सी. कृष्णन ने किया। IISc के डायरेक्टर रहे S. रामशेषन इस बाबत एक किस्सा बताते हैं। साल 1953 की बात है। कृष्णन तब नेशनल फिजिक्स लैब दिल्ली में काम कर रहे थे। एक रोज रामशेषन यही सवाल लेकर डॉक्टर कृष्णन से मिलने पहुंचते हैं। सवाल वही किया कि क्या रमन ने उन्हें अपनी खोज का श्रेय दिया नहीं जानबूझ के। रामशेषन के पिता कृष्णन के अच्छे दोस्त थे, दोनों में पुरानी पहचान थी। रामशेषन के इस सवाल पर कृष्णन मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कह सकता हूं कि मैंने खोज में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसके बाद कृष्णन रामशेषन से कुछ और देर ठहरने को कहते हैं और फिर एक डायरी निकाल कर लाते हैं जिसमें उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज से जुड़ा पूरा घटनाक्रम लिखा था। साल 1927 का था। फरवरी के शुरुआती दिनों की बात है। कृष्णन लिखते हैं कि एक दिन प्रोफेसर रमन उनके कमरे में आए और बोले कि पिछले 2-3 सालों से तुमने खुद को थियोरेटिकल स्टडीज़ में झोंक रखा है, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालना चाहता हूं। मुझे लगता है कि एक वैज्ञानिक को एक्सपेरिमेंट से बहुत दिनों तक दूर नहीं रहना चाहिए। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? साल 1928 में सीवी रमन के सहयोगी ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पाया कि ग्लिसरीन पर रोशनी डालो तो वीक फ्लोरोसेंस, असल में ये फ्लोरोसेंस नहीं था लेकिन तब पता नहीं था कि क्या था, तो वीक फ्लोरोसेंस नाम दे दिया गया, जैसा कुछ दिखाई देता है। आपने एसी रिमोट के बटन में
फ्लोरेसेंस के फिनोमेना को देख सकते हैं। फ्लोरेसेंस मतलब उसके अंदर से रोशनी होना, जैसे रिमोट में दिखता भी है, ग्लो करता है। फ्लोरेसेंस का एक दूसरा एग्जाम्पल रोड के साइंस भी होते हैं जो रात को चमकते हैं। कुछ पदार्थ तेज रोशनी को सोखकर अंधेरे में उसका विकिरण करते हैं, यही फ्लोरेसेंस है। लेकिन रमन को शक था कि यह फ्लोरेसेंस न होकर कुछ और फिनोमेना था। लिक्विड यानी तरल पदार्थों में फ्लोरेसेंस होना बिल्कुल नई घटना थी और इसका क्या कारण था, इसे लेकर भी दुनिया में कई थ्योरी थी नहीं। आमतौर पर एक पदार्थ पर रोशनी मारो तो वो टकराकर अलग अलग दिशा में फैलती है और कौन कितना फैलेगी ये रोशनी के वेवलेंथ पर निर्भर करता है। जितनी कम वेवलेंथ उतना फैला, इसी को रैली स्कैटरिंग कहते हैं, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था कि आसमान क्यों नीला है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से रमन के एक्सपेरिमेंट्स में जो फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा था वो वहां नहीं होना चाहिए था। रमन ने के एस कृष्णन से इस पर काम करने को कहा। अगले 1 साल तक के एस कृष्णन ने 60 के आसपास ऑर्गेनिक लिक्विड्स पर एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि उन सभी में वीक फ्लोरेसेंस दिख रहा है। उन्होंने ये सारी फाइंडिंग्स प्रोफेसर रमन के आगे फिर पेश की। कृष्णन बताते हैं कि 28 फरवरी का दिन था जब एक एक्सपेरिमेंट के दौरान रमन की चीख निकल गई। उनकी आंखों को एक नया रंग दिखाई दे रहा था क्योंकि रमन इफेक्ट की खोज हो चुकी थी। इसी के साथ क्या होता है रमन इफेक्ट? ऐसे समझिए कि किसी पदार्थ पर लाइट डाली जाती है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही जाना, अलग अलग वेवलेंथ की रोशनी पड़ेगी तो अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए इस काम के लिए लेजर या सोडियम लाइट का उपयोग किया जाता है ताकि मोनोक्रोमैटिक यानी एक ही वेवलेंथ की लाइट आपको मिले। स्क्रीन पर दिए चित्र से आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। रोशनी पदार्थ से टकराकर फैलेगी। अब होना तो ये चाहिए कि जो रोशनी टकराकर फैली है उसकी वेवलेंथ भी वही होनी चाहिए जो ओरिजिनल लाइट की है। ऐसा होता भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं। कुछ रोशनी ऐसी भी होती है जो पदार्थ से टकराकर वेवलेंथ बदल लेती है। यही रमन इफेक्ट है। अब ये क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के केमिकल बॉन्ड, मॉलिक्यूल आदि से जब लाइट टकराती है या कहें तो फोटोन टकराते हैं तो उनकी वेवलेंथ में अंतर आता है। ऐसा लाखों में से सिर्फ कुछ ही फोटॉन्स के साथ होता है। इसलिए सीवी रमन ने शुरुआत में इसे वीक फ्लोरेसेंस का नाम दिया था। यह खोज स्पेक्ट्रोस्कोपी की दुनिया में क्रांति लाने वाली थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी किसी पदार्थ के एनालिसिस का तरीका। ये क्या है, किससे बना है, घनत्व कितना है, कितना पुराना है, आदि बातें स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगाई जा सकती हैं। ठोस पदार्थों के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग अधिकतर किया जाता है, लेकिन तरल पदार्थों के लिए रमन इफेक्ट बड़े काम का साबित होता है। बहरहाल कृष्णन ने जो बताया उससे पता चलता है कि रमन इफेक्ट को लेकर रमन 1921 से शोध कर रहे थे और जो कुछ हो रहा था उनके इशारे पर, उनकी गाइडेंस में हो रहा था। कृष्णन ने भी आखिर में माना कि अपनी स्पीच में रमन ने उन्हें और बाकी लोगों को श्रेय दिया था, लेकिन खोज के लिए नोबेल का श्रेय सिर्फ उन्हीं का था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने। देखते रहिए दिल अलन टॉप।